आजकल राधा अक्सर खाना थोड़ा छूटा ही छोड़ देती है कि कल खा लूंगी, अभी मन नहीं है, जी खराब है। आज जब छोड़ने लगी तो मैंने जबरदस्ती खिला दिया। आधे घंटे बाद उसने सब कुछ पलट दिया। राधा ने डरते डरते बताया कि वो पेट से है, 4 महीने के पार हो चुका है। समझ नहीं आया क्या बोलूं। मैंने पूछा, गोली खानी बंद कर दी थी क्या? उसने हामी में सर हिलाया और बोली, पड़ोस वाली भाभी ने कहा कि गोली खाने से बांझ हो जाते हैं, तो छोड़ दी। गांव में घर की छत अचानक मेरी आंखों में बनते बनते रुकी सी दिखाई दी। दूसरे दिन मोदी जी का फिर से संबोधन आया कि अगले 21 दिन तक कुछ भी नहीं खुलेगा, लॉकडाउन रहेगा। न मार्केट, न दुकानें, न फैक्ट्री, न बस, न ट्रेन, कुछ नहीं। और अगले 21 दिन तक सभी को जहां है वहीं रुकने को कहा गया। मेरे पैरों के नीचे से जमीन जैसे निकल गई हो। मैंने घबराकर छोटे को आवाज लगाई। वो दौड़ा दौड़ा आया। न्यूज देखकर वो भी सकपका गया। सुबह देखा सब तरफ सुनसान था, रोड पर एक गाड़ी तक नहीं थी। बाहर जाकर पता किया, बस भी बंद कर दी गई थी सरकार की तरफ से। गांव इतना नजदीक भी नहीं कि किसी से स्कूटर मांगकर जाया जा सके। मैंने रमेश बाबू को फोन किया। उन्होंने कहा, विनोद, मैं खुद हरियाणा में फंसा हुआ हूँ, फैक्ट्री के काम से आया था, होटल में ही रुका हुआ हूँ। मैंने विनती की कि साहिब, मुझे 10 दिन की छुट्टी चाहिए थी, इमरजेंसी है, माँ बहुत बीमार है, गांव जाना है, फसल की कटाई आ गई है, माँ के पास पैसे भी नहीं हैं। रमेश बाबू ने कहा, कल परसों कोशिश करके आता हूँ उस तरफ, तो देखते हैं। मैंने 2 दिन रुकने का फैसला किया। 2 दिन बाद भी रमेश बाबू नहीं आए। उनका फोन भी बंद आ रहा था। मैं छुपते छुपाते किसी तरह फैक्ट्री पहुंचा। सोचा, रमेश बाबू अगर हुए तो छुट्टी के साथ 2-3 हजार उधार और मांग लूंगा। पर देखा, वहां ताला लगा था। चौकीदार ने मास्क पहना हुआ था। बोला कि फैक्ट्री 21 दिन बाद ही खुलेगी अब तो। मैं थक हार कर घर पहुंचा। राधा का चेहरा भी उतरा हुआ था। छोटे ने पूछा, हुआ कुछ फैसला? मैंने ना में गर्दन हिला दी। बड़ी हिम्मत करके माँ को फोन किया और सारी बात बताई। माँ ने कहा कि बादल हो रहे हैं, रह रह कर डर लगा रहता है, कर्जा बढ़ जाएगा अगर फसल काट के पैसे न चुकाए तो, और बारिश हो गई तो फसल बर्बाद हो जाएगी। पूरी बात करते करते माँ जोर जोर से खांसने लगी थी। दामोदर भैया पड़ोसी थे, उनके फोन पे ही बात हो जाया करती थी। माँ को फोन चलाना नहीं आता था। उनसे भी 1000 रुपये माँ ने ले रखे थे ताकि राशन पानी आ सके, वो भी लौटाने थे। दामोदर भैया का बेटा भी गुड़गांव में कोई छोटा मोटा काम करता था, वो भी फंसा हुआ था। मैंने कुछ जुगाड़ करने का हौसला देकर अगले दिन फोन करने की कही और फोन काट दिया। हर दिन एक नई उम्मीद और एक नया डर सता रहा था। माँ ने बताया कि दमा का पंप भी खत्म हो गया था और शहर जाने का कोई साधन भी नहीं मिल रहा था। बुलंदशहर थोड़ा दूर जरूर पड़ जाता था। मैंने अगले दिन फोन करके माँ से कहा कि एक बैल बेच देते हैं। इतना सुनते ही माँ रो पड़ी कि अब ये बिक जाएगा तो काम कैसे चलेगा। मैंने ढांढस बंधाया और बोला कि गिरवी रखकर पैसे ले आओ। कोशिश यही है कि छोटे के साथ मैं भी आ जाऊंगा। जब आऊंगा तब पैसे और ब्याज देकर बैल वापस ले आऊंगा। तब तक फसल की कटाई तो हो ही जाएगी। माँ रोते रोते अपनी किस्मत को कोसती रही और फोन रख दिया। बड़ी मुश्किल से अपने आंसुओं को पोंछकर मैंने छोटे को समझाया कि कुछ दिन और इंतजार करना पड़ेगा। घर में बैठे बैठे 7 दिन हो गए थे। घर के सामने लाला की दुकान चोरी चोरी खुलती थी, पर सामान बहुत महंगा मिलने लगा था।
₹25 किलो आटा अब 50 का दे रहा था लाला। कनकी चावल जो कभी 20 में मिल जाया करते थे, आज 40 के दे रहा था। ₹200 में सिर्फ आटा, दाल और चावल लेकर हमने ₹4800 अंदर संभाल के रख दिए। किसी तरह से 21 दिन खत्म होने आ रहे थे। 2500 ही बचा पाए थे हम 5000 में से। छोटे मंडी में काम करता था, पर मंडी में पास के बिना जाने नहीं दिया जा रहा था। उसके मालिक से पैसे मिलने की उम्मीद भी अब कम ही लग रही थी। रात को माँ से फिर बात हुई। उसे फिर से सांत्वना देकर मैं सो गया। राधा को खांसी हो गई थी, पेट में भी दर्द बढ़ गया था, पर अस्पताल में जाने की एंट्री बंद की हुई थी। पड़ोस के राम भैया बहुत समझदार थे, किसी टीवी कंपनी में ड्राइवर का काम करते थे। बहुत कुछ जो हो रहा था और जो होने वाला था उसकी खबर उन्हें होती थी। बहुत सारे अड़ोसी पड़ोसी अपनी समस्याएं उन्हें ही बताते, मैं भी। कौन सा डॉक्टर अच्छा है, मार्केट में अभी क्या चल रहा है, आगे सरकार क्या कर सकती है या क्या करना होगा, सब कुछ जो कहते थे ठीक वैसे ही सामने आ रहा था। आज 19वां दिन था। राम भैया ने कहा था कि सरकार लॉकडाउन और बढ़ा देगी। कितने दिन, ये उन्हें भी नहीं पता था। सुनकर राधा और छोटे दोनों परेशान थे, पर उन्हें लगा ऐसा कैसे हो सकता है। सरकार को हम जैसे लोग भी वोट करते हैं, हमारे प्रतिनिधि तो उन्हें बताएंगे कि हमारे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। अगर बीमार पड़ जाते हैं तो इलाज कहाँ से कराएंगे, और इलाज तो बाद में होगा, पहले अस्पताल हमें देखने राजी भी होगा या नहीं, ये भी तो नहीं पता। एक असमंजस की स्थिति और डर लिए हम लोग फिर से मोदी जी का इंतजार देखने लगे। रात को सरकार की तरफ से अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन की अवधि और बढ़ाई जाएगी, शायद 15 दिन और। राम भैया सच कह रहे थे यानी। मैं तुरंत ही उठकर उनके कमरे की ओर भागा। वो गमछे से अपने गीले हाथ पोंछते हुए बोले, ये तो होना ही था भैया। चीन खुद 90 दिन का लॉकडाउन कर रहा है और बाहर के देश भी बढ़ा रहे हैं, तो भारत कैसे नहीं बढ़ाएगा। ये तो अगले महीने भी ऐसे ही चलेगा। मुझे इतना सुनते ही पसीना आ गया। मैंने कहा, सरकार हमें घर ही जाने दे बस, हम वहां जाकर कम से कम भूखे तो नहीं मरेंगे। खेतों में फसल हो रखी है, कुछ ना कुछ खाकर दिन आराम से कट ही जाएंगे। यहाँ तो किराया भाड़ा और खाने में कुछ बचेगा भी नहीं। पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। राम भैया के मुताबिक तो अगले 3 महीने फैक्ट्री, मार्केट सब बंद ही रहेंगे। बीमारी ही ऐसी है। मैंने तेज धड़कनों के साथ थोड़ा अटकते हुए कहा कि राधा के दिन चढ़े हुए हैं। वो थोड़ा परेशान हो गए। उन्होंने कहा, भैया आप क्या बताएं, मैं इतना कर सकता हूं कि पता करके बता दूं अगर कहीं से बस चल रही है, ताकि तुम लोग घर जा सको। मैंने बड़ी उम्मीद से हाथ जोड़कर उन्हें बड़ी मेहरबानी कहा और उल्टे पैर लौट आया। अगले दिन उन्होंने बताया कि कुछ टेम्पो चुपचाप बुलंदशहर की तरफ जा रहे हैं। मुझसे कहा, तुम चाहो तो उसी में चढ़ जाओ, आधे रास्ते तक तो पहुंचा ही देगा, वहां से पैदल चले जाना। मैंने टेम्पो का एड्रेस लिया और रात ही छोटे को तैयार कर लिया। सुबह 4 बजे ही पहुंचना था। सुबह 5 बजे बॉर्डर के पास पहुंचे। छुपते छुपाते तो देखा पुलिस की जीप खड़ी है और लोगों को डंडे लगाए जा रहे हैं। हम चुपचाप भाग के वापस घर आ गए। रात में स्थिति को समझने के बाद ये फैसला हुआ कि सभी गांव चलते हैं किसी न किसी तरह। अगर टेम्पो नहीं तो सब्जी भरी ट्रकों में छुप के चले जाएंगे। यहां रहकर करेंगे भी क्या। गांव जाएंगे तो माँ का ध्यान भी रख लेंगे। उन्हें साइकिल से वैद्यराज के पास भी ले जा सकते हैं, दूसरे गांव में। राधा का भी 5 महीने का गर्भ है। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो तबीयत सुधारने के लिए गांव में दाई तो होगी ही।
पैसे भी धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। घर पहुंचते पहुंचते शायद कुछ बचे भी ना। मकान मालिक तो अपना किराया वक्त पे मांगेगा ही। राशन की दुकान का भी थोड़ा सा उधार है, उसे भी देना पड़ेगा। तो पता नहीं काम कैसे चलेगा। रमेश बाबू का फोन अब भी बंद है। छोटे का एक दोस्त था जिसकी बैलगाड़ी थी। हमें किसी तरह छुपते छुपाते पीछे की गलियों से उसके खेतों तक पहुंचना था। उसके खेत हाईवे से 10 किलोमीटर आगे की तरफ पड़ते थे। किसी तरह गांव पहुंच जाएं तो बहुत सारी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाएंगी। एक बैग में 2-4 कपड़े, एक डब्बे में 15 रोटी और अचार और थोड़े से कच्चे चावल, एक हंडिया भी रख ली थी। अगर एक दिन ज्यादा लग जाए तो कुछ तो चाहिए जो कहीं थोड़े से पानी में बन जाए। धीरे धीरे छुपते छुपाते चलना था। सुना था रास्ते में हर नुक्कड़ पर पुलिस ने चेकिंग लगा रखी थी। सिर्फ मैं और छोटे होते तो अंदर की तरफ का कंकरीला रास्ता ले लेते, जो सीधा बगल से होते हुए आगे जाकर हाईवे से जुड़ जाता है। पर राधा की तबीयत का ध्यान करते हुए हम लोग पीछे की पक्की रोड से निकल लिए, जो थोड़ा घुमावदार था पर कई गांवों के बीच में से निकलते हुए हाईवे के बीचों बीच मिलता था। कई सोसाइटीज के नीचे से छिप छिप कर निकलते हुए अपनी 2 बोतल में कहीं न कहीं से पानी भरते हुए जब हाईवे के बीचों बीच पहुंचे तो देखा आगे रास्ता बंद कर रखा था पुलिस ने। हम जैसे और भी 50-60 लोग थे वहां पर, जो उनसे विनती कर रहे थे कि उन्हें गांव की तरफ पैदल ही जाने दे, पर पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। शाम हो गई थी। सब हाईवे से नीचे की तरफ कच्ची रोड पे आ गए थे। यहाँ काफी पेड़ थे। मैं, राधा और छोटे भी एक पेड़ चुनकर उसकी एक तरफ बैठ गए। हम जैसे 5 लोग और दूसरी तरफ बैठे थे, जिनमें एक 8 साल की लड़की भी थी। मैंने उसकी तरफ देखा तो उसने अपनी माँ के आंचल में अपना चेहरा छुपा लिया था। अपनी माँ का आंचल मुंह में चबाती हुई वो हमारी पोटली देखे जा रही थी। राधा ने 2 पराठे निकाले और छोटे को एक नींबू की फांक के साथ पकड़ा दिए। मुझे भी भूख लगाई थी। मैं भी 2 पराठे लेकर बैठ गया। उस लड़की की तरफ देखा तो वो मायूस नजरों से मेरी रोटी को देखे जा रही थी और अपनी माँ को देखे जा रही थी। मैंने राधा से कहा कि उसे भी एक रोटी दे दे। राधा ने प्यार से उसे पुचकार के इशारा किया तो वो डरते सहमते आई और रोटी लेकर दौड़ के वापस अपने लोगों में चली गई। उसकी माँ ने पीछे मुड़कर देखा और एक मायूस सी मुस्कुराहट से धन्यवाद कहा। रात वहीं गुजारनी थी, पेड़ के नीचे। पुलिस बाबू ने कहा था कि सरकार गांव जाने वालों के लिए कुछ इंतजाम कर रही है, शायद कल तक गाड़ी आ जाए। हम लोग थोड़ी चिंता और थोड़ी निश्चिंता में वहीं पेड़ के नीचे पोटली से एक चादर निकालकर लेट गए। राधा बहुत थक चुकी थी। अगले दिन तड़के ही शोर शराबे ने यह बता दिया कि शायद कुछ और लोग भी आ गए हैं। अब जब तक पुलिस आगे जाने नहीं देती, ये पेड़ की छाया ही हमारा घर था। कई सारे लोग इधर उधर किसी न किसी चीज की छाया में खड़े हो रहे थे। धूप इतनी तेज नहीं थी, पर फिर भी 1 बजते बजते गर्म हो ही जाता था। शाम होने आई थी। अभी तक सरकार की तरफ से कोई फरमान नहीं आया था और पुलिस वालों ने 2 जीप और खड़ी कर दी थी। रात को 2-2 पराठे फिर से खाए। उस लड़की को रोता देखकर समझते देर न लगी कि उसे भी भूख लगी है। आसपास बहुत से लोग मजदूर ही थे, हमारी तरह। कोई खाना लाया था, कोई ऐसे ही निकल आया था। हमारे पास भी बस 2 पराठे और बचे थे। राधा पेट से थी तो ये और टेंशन हो गई थी कि अगर कल भी कोई फरमान न आया तो कब तक इस आधे रास्ते पे बैठे बैठे रह सकेंगे। छोटे सुबह सुबह कहीं से आ रहा था। उसने हाईवे के नीचे की तरफ एक कच्चा रास्ता और आगे की मालूमात कर ली थी।
उसने कहा कि आगे रोड कटी हुई है, पर रेत और सरियों के बीच से निकलकर हम गांव की तरफ मुड़ सकते हैं। हम लोग चुपचाप उसी के बताए रास्ते से निकलने का मौका ढूंढने लगे। धीरे धीरे एक एक बंदा गायब होगा तो भीड़ नहीं लगेगी, ये सोचकर हम लोग चुपचाप एक के पीछे एक उसी टूटी रोड पर पहुंचे जहां सिर्फ रेत के टीले और पत्थरों का अंबार लगा था। राधा को बड़ी मुश्किल से एक एक पत्थर पर चढ़ाया और दूसरी तरफ उतारा। आगे भी सिर्फ रेत और सरिये रखे हुए थे, दोनों तरफ बड़े बड़े लोहे की दीवार जैसे मेट्रो के बोर्ड। 3-4 घंटे इसी तरह छुपते छुपाते हम लोग जैसे ही नोएडा की तरफ मुड़े तो थोड़ी चैन की सांस ली। एक पेड़ की छाया में राधा एक हाथ अपने पेट पर रखकर और दूसरा हाथ अपनी कमर पर रखकर बैठ गई। छोटे हम दोनों को वहीं रहने को कहकर दूर दिखाई दे रही बड़ी बड़ी बिल्डिंग के पास गया। वहां भी सन्नाटा ही था। एक चौकीदार से रिक्वेस्ट करने के बाद बड़ी मुश्किल से उसने एक बोतल पानी और 15 मिनट फोन चार्ज करने को हाँ कह दी। वहां उसे पता चला कि रास्ते में कहीं कहीं लोग खाना भी बांट रहे हैं, खासकर मजदूर लोगों को। सरकार और पुलिस दोनों ही मदद कर रही है सब्जी और रोटी देने में। अजीब मझधार में पहुंच गए थे। न आगे का रास्ता साफ हो रहा था, न पीछे लौटा जा सकता था। मेहनत की रोटी खाने वाले लोग भीख की रोटी खाने पे मजबूर हो गए थे। किसी तरह छोटे के दोस्त के गांव पहुंच जाए तो उसकी बैलगाड़ी मिलने की उम्मीद हमें अब भी आगे लिए जा रही थी।